अब ये देखिए, डाइकाट रूट और मोनोकाट रूट अर्थात द्विबीजपत्री जड़ और एक बीजपत्री जड़ में मुख्य क्या अंतर है ये हम देख लेते हैं। जो द्विबीजपत्री जड़ का टीएस जब हम देख रहे हैं तो इसकी पेरीसाइकिल जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तक का निर्माण करती है, जबकि उसमें ऐसा नहीं होता है मोनोकाट स्टेम रूट में। आप देखेंगे कि इसमें जो पिथ है वो कम विकसित है डाइकाट रूट में, और साथ यदि वो विकसित भी है तो कम है या फिर वो एब्सेंट रहेगा, और वेस्कुलर बंडल की संख्या इसमें 2 तक दिखाई दे रही है। इससे ज़्यादा वेस्कुलर बंडल डाइकाट रूट में नहीं होते हैं। और ये सेकेंडरी ग्रोथ के समय इनमें कैम्बियम एक्टिव होता है और वो आगे अपना क्रियाशीलता बनाता है, जबकि ये मोनोकाट स्टेम जो आपको दिखाई दे रहा, मोनोकाट रूट जो आपको दिखाई दे रही है, मोनोकाट रूट में पिथ वेल डेवलप होता है, वेस्कुलर बंडल की संख्या 6 से ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। और इसमें अब आप देख रहे हैं कि जो पेरीसाइकिल है वो एब्सेंट होती है। अभी हमने द्विबीजपत्री तना में और एक बीजपत्री तना में दोनों की संरचना तो देख ली है, लेकिन इन दोनों में मुख्य अंतर भी हैं, वो भी हम इन चित्रों के द्वारा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम द्विबीजपत्री तने के अंतर देख लेते हैं। तो द्विबीजपत्री में जो ऊपर एपिडर्मिस पाई जा रही है, इसके ऊपर ये बहुकोश की रोम पाए जाते हैं। और इनमें आप देखेंगे कि जो सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, जब सेकेंडरी ग्रोथ का जब तना मोटाई में वृद्धि करता है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम डेवलप होता है और ये सेकेंडरी ग्रोथ उस समय होती है। इनकी जो हाइपोडर्मिस है द्विबीजपत्री तने की, वो कोलेन काइमेटस होती है। फिर आप देखेंगे कि इनके वेस्कुलर बंडल ओपन होते हैं। क्यों होते हैं ओपन? क्योंकि ये बीच में देखिए आप इसमें कैम्बियम की रिंग पाई गई है। फिर आप इसमें एंडोडर्मिस भी पाई जा रही है और पेरीसाइकिल भी पाई जा रही है। इसमें पिथ भी दिखाई दे रहा है आपको, पिथ रेज भी दिखाई दे रही है। और वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? एक रिंग में अरेंज है। ये देखिए, ये पूरी रिंग आपको दिखाई दे रही है, ये रिंग में अरेंज है और वेस्कुलर बंडल व्यवस्थित है, एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज है। सारे वेस्कुलर बंडल एक से साइज के दिखाई दे रहे हैं। और हाँ, ये जो वेस्कुलर बंडल हैं इनमें किसी भी प्रकार की कोई सीत नहीं होती। जैसे ये बंडल के ऊपर जो कोशिकाओं की सीत है तो वो इसमें नहीं होती। और जो फ्लोयम है इसमें फ्लोयम फाइबर, फ्लोयम इसमें देखिए फ्लोयम स्यूब ट्यूब्स, फ्लोयम पेरेनकाइमा और फ्लोयम कंपेनियन तीनों पाए जा रहे हैं। स्यूब ट्यूब्स, कंपेनियन और पेरेनकाइमेटस फ्लोयम पाया जा रहा है। जबकि आप मोनोकाट स्टेम को देखेंगे तो मोनोकाट स्टेम में ना तो हेयर पाए जा रहे हैं, ये देखिए इसमें कोई हेयर दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे कि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कैम्बियम ही नहीं बना हुआ है। लेकिन हाँ, कुछ अपवाद है, जैसे ड्रेसिना में ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इनकी जो आप हाइपोडर्मिस देख रहे हैं, ये इनकी हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। और इसके वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? एक बीजपत्री तने के क्लोज्ड हैं, क्योंकि कैम्बियम नहीं पाया जा रहा है। फिर आप देख रहे हैं पिथ और पिथ रेस दोनों एब्सेंट हैं इसमें। वेस्कुलर बंडल कैसे फैले हुए हैं, यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार की कोई रिंग नहीं है, पूरे वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं। और एक और बात दिखाई दे रही है, ये वेस्कुलर बंडल अनियमित रूप से बिखरे हुए हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि वेस्कुलर बंडल किसी भी साइज़ के हैं, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से ना हो कि किसी भी छोटे बड़े अलग अलग आकार के हैं। फिर आप देख रहे हैं कि इसमें फ्लोयम कंपेनियन सेल्स तो है, फ्लोयम स्यूब ट्यूब्स तो है एक बीजपत्री तने में, लेकिन फ्लोयम पेरेनकाइमा एब्सेंट है। अभी हमने पौधे की पत्तियों की संरचना देखी, उनका टीएस काट के देखा और उनकी आंतरिक संरचना को जाना। अब हम द्विबीजपत्री तने की, द्विबीजपत्री पौधे की पत्ती और एक बीजपत्री पौधे की पत्ती की में मुख्य अंतर क्या क्या हैं वो भी एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, जो डाइकॉट लीफ होती हैं, द्विबीजपत्री पत्ती जो होती है वो कैसी होती है? पृष्ठाधारी, डॉर्सी वेंट्रल। और
इसमें आप देखेंगे कि जो निचली सतह पर, ये निचली सतह है, ये पत्ती है, और ये निचली सतह पर स्टोमेटा होते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं मीजोफिल जो है वो पेलिसेड का भी होता है और स्पंजी कोशिकाओं का भी बना होता है। और स्पंजी पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं में बड़े बड़े अवकाश पाए जाते हैं। ये देखिए बड़े बड़े अवकाश इसमें दिखाई दे रहे हैं। और वेस्कुलर बंडल के नीचे पेरेनकाइमेटस और ये कोलेनकाइमेटस सीथ दिखाई कोशिकाओं का बना हुआ, ये एपिडर्मिस तक ये कोशिकाएं गई हुई हैं। एपिडर्मिस में जो ऊपर एपिडर्मिस है, इसमें कैसी कोशिकाएं हैं? बुलीफॉर्म कोशिकाएं हैं। और जो वेस्कुलर बंडल हैं, जो बंडल सीथ है इसमें, वो पेरेनकाइमेटस होती है। अब हम देख लेते हैं मोनोकाट लीफ के बारे में। तो मोनोकाट की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? समद्वि पार्श्विक। मोनोकाट पेड़ की पत्तियां कैसी होती हैं? समद्वि पार्श्विक। दोनों सतह पर स्टोमेटा कहाँ पाए जा रहे हैं? अपर लेयर पर भी और अपर लेयर पर भी और लोअर लेयर पर भी, दोनों लेयर पर स्टोमेटा अपने को प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। और इसमें केवल कौन सा टिश्यू बनता है? केवल स्पॉन्जी टिश्यू बनता है। इसमें पेलिसेड टिश्यू नहीं पाया जाता है। और जो स्पॉन्जी पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं के अवकाश हैं, ये कैसे होते हैं? कम हैं, और या फिर छोटे, काफ़ी छोटे होते हैं या कम होते हैं। और ये बंडल सीथ में आप देखेंगे ये कोशिकाएं स्क्लेरेनकाइमेटस, नीचे की तरफ स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं हैं और ऊपर की तरफ पेरेनकाइमेटस हैं। और यहाँ पर वेस्कुलर बंडल के जो एपिडर्मिस तक लेयर गई है वो स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से बना हुआ है। फिर आप देखते हैं कि इसकी जो एपिडर्मिस पर है किसी भी प्रकार की बुलीफॉर्म कोशिकाएं नहीं मिलती हैं। अच्छा बच्चों, अब हम एक महत्वपूर्ण पार्ट देखने वाले हैं, द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि के कारण ही आप पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं। तो मूल और तना में जो अपन देखते हैं, रूट और स्टेम में लंबाई में जब पेड़ बढ़ता है तो उसका जो एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसकी सहायता से जब बढ़ता है तो इसे कहते हैं प्राथमिक वृद्धि, प्राइमरी ग्रोथ। और अधिकांश द्विबीजपत्रियों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त जब वो और मोटाई में बढ़ जाएगा तब इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि कहेंगे। अच्छा, एक बीजपत्री मूल और तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के तने में तथा मूल में द्वितीयक वृद्धि होती है। जो ऊतक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? पार्श्वी मेरिस्टेमेटिक। जो ऊतक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं उन्हें बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्वी विभाज्योतक। संवहन कैम्बियम तथा कारकेम्बियम भी कहते हैं। अब हम देखते हैं संवहन कैम्बियम क्या है। जब ये जाइलम और फ्लोयम को बीच में जो एक लेयर बन रही है, इसे हम कहेंगे संवहन कैम्बियम। मेरिस्टेमेटिक सतह में जब जाइलम, एक वेस्कुलर बंडल को आप देखिए, जाइलम और फ्लोयम के बीच में जो एक रिंग बन रही है, जो एक बीच में पार्टीशन आ रहा है, जो एक रेखा से दोनों को सेप्टम बना है और दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं संवहन कैम्बियम। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो कैम्बियम छल्ले का बनना, द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोयम के बीच में जो कैम्बियम है, वेस्कुलर बंडल के में कैम्बियम जो बना हुआ है, ये बहुत सारी देखिए मेड्यूलरी किरणों की कोशिकाएं भी हैं और ये अंतःपुली के कैसे होता है? समीप होता है। तो इसे क्या कहेंगे हम? अंतरापुली कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और ये पूरा एक रिंग बन गया है, छल्ला बन गया है। अब कैम्बियम छल्ले की प्रक्रिया कैसे होती है? ये कैम्बियम छल्ला जब सक्रिय होता है तो बाहर तथा भीतर की तरफ नई नई कोशिकाएं बना रहा है। ये देखिए आप, इसमें दिखाई दे रहा है। ये परिपक्व होने पर क्या बना लेगा? द्वितीयक जाइलम बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ बना लेगा द्वितीयक फ्लोयम। तो कैम्बियम भीतर की तरफ और अधिक सक्रिय हो जाएगा और बाहर की इतना सक्रिय ये नहीं होगा। द्वितीयक जाइलम जब अधिक बन जाएगा तो फिर द्वितीयक फ्लोयम कम बनेगा।
और पूरा द्वितीयक फ्लोएम शीघ्र ही एक क्या बना लेगा, सघन पिंड, पूरा एक संरचना बन गई, डेंस घनी एक रचना बन गई। अब ये देखिए प्राथमिक और द्वितीयक फ्लोएम धीरे धीरे कैसे हो रहा है, दबते जा रहा है। तो ये द्वितीयक जाइलम जो अखंड रूप से बनते जा रहा है, तो जाइलम केंद्र में तथा केंद्र के आसपास वैसे ही बना रहता है। फिर आप देखेंगे कि बहुत सारी कैम्बियम पेरेनकाइमा की एक सकरी पट्टी बना रहे हैं। ये पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम में होकर रेडियल दिशाओं में जाती है, जिसे कहा जाता है द्वितीयक मज्जा किरण कहते हैं। अब इस प्रकार से जब ये पूरी रिंग बन जाती है तो जिसे हम कहते हैं द्वितीयक वृद्धि। और जिस पेड़ में जितनी ज्यादा ये रिंग बनेंगी, उसको रिंग को गिन के साल में एक रिंग बनती है, तो उसके हिसाब से उसकी आयु का पता लगा सकते हैं। अब देखो बसंत दारू तथा शरद दारू किसे कहते हैं। जैसे कैम्बियम की क्रिया जब होते जाती है तो शरीर क्रियात्मक तथा पर्यावरणीय कारकों से नियंत्रित होती है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु क्या होती है, समान नहीं रहती है। तो बसंत के मौसम में जब कैम्बियम बहुत सक्रिय होता है तो ये अधिक संख्या में ट्रेकिड्स बेसिल्स बन जाती हैं यहाँ पर, और गुहिका चौड़ी हो जाती है। तो बसंत के मौसम में बनने वाले इन काष्ठ को बसंत दारू या अग्र दारू कहते हैं, मतलब कि विंटर जाइलम। अब सर्दियों में कैम्बियम कुछ कम सक्रिय होगा तो सक्रिय वाहिकाएं बनेंगी, तो इसे क्या कह रहे हैं अपन, शरद दारू या पश्य दारू। अच्छा, बसंत का रंग हल्का रहेगा और उनका घनत्व भी कम होगा, जबकि शरद दारू कैसे हैं, गहरे रंग की हैं और इनका घनत्व भी अधिक है। इस प्रकार दोनों प्रकार के काष्ठ मिलकर अल्टरनेट क्रम में एक रिंग के रूप में होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वार्षिक वलय। और इन वलय को करके हम वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। इंटरनल वुड तथा रसदारू क्या है, तो जो लंबे आयु वाले वृक्षों में द्वितीयक जाइलम का अधिकांश भाग, विशेषतः तने का केंद्रीय भाग है, वो काले भूरे रंग का है। तो ये जो अंतः काष्ठ या कठोर सा जो भाग दिख रहा है ना, इसे ही हम कहेंगे कठोर दारू। अंतः काष्ठ में बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे टेनिन, रेजिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ और आवश्यक तेल भी होते हैं। तो ये पदार्थ जो हैं वो अंतः काष्ठ को कठोर व चिरस्थायी बनाते हैं। लकड़ी की सूक्ष्म जीवी तथा कीड़ों से भी बचाते हैं। इस क्षेत्र में मृत तत्व होते हैं जिनकी भित्ति भी बहुत ही लिग्निनी होती है, इसे हद दारू कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, अंतः काष्ठ में पानी का संवहन नहीं करते, केवल इनका क्या काम रहेगा, पेड़ को, तने को मजबूती प्रदान करना, यांत्रिक सहारा देना। और द्वितीयक जाइलम की परिधि क्षेत्र में इनको अपन क्या बोलेंगे, रसदारू। और ये कैसे रहेंगे, हल्के रंग के। सजीव पेरेनकाइमेटस कोशिकाएं रहेंगी, मूल से पानी तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करेंगी। अब हम ये सेपवुड और हार्डवुड में अंतर देख लेते हैं। तो सेपवुड के कहाँ होते हैं, ये तने के, ये सेकेंडरी ग्रोथ में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तने के परिधि भाग में है। जबकि हार्डवुड जो होते हैं, अच्छा सेपवुड को क्या कहते हैं, रसदारू, और हार्डवुड को क्या कहते हैं, अंतः दारू, ये हिंदी नाम है। और आप देखेंगे कि ये जो सेपवुड है ये तने के परिधि भाग में है। ये जो सेकेंडरी ग्रोथ दिख रही है, तो ये देखिए ये परिधि भाग में दिखाई दे रहे हैं, जबकि हार्डवुड कैसे हैं, अंतर के भाग में रहते हैं। और इनका रंग कैसा होता है, सेपवुड का रंग हल्का होता है, जबकि हार्डवुड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, गहरे रंग के होते हैं। सेपवुड में जीवित और मृत दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि हार्डवुड में आप देख रहे हैं केवल इसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं ये कार्क कैम्बियम क्या है। जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है तो वैसे ही कार्टेक्स और बाह्य त्वचा की सतह टूटती जाती हैं।
ये देखिए दिख रहा है ना टूटा हुआ। तो इन संरक्षी कोशिकाओं की सतह की आवश्यकता पड़ती है और एक दूसरे मेरिस्टेमेटिक ऊतक तैयार हो जाता है, जिसे आप क्या कहेंगे, कार्क कैम्बियम या कागजन भी कहते हैं। अब कुछ सतहों पर ये मोटी और कुछ जगह में ये पतली आयताकार कोशिकाओं का बनी हुई ये दिख रही है। कागजन दोनों ओर कोशिकाओं को बनाता है। बाहर की ओर की कोशिकाएं कार्क अथवा काग में बट जाती हैं। अंदर की कोशिकाएं द्वितीयक बलकुट अथवा काग स्तर में विभेदित हो जाती हैं। कार्क में पानी क्या करेगा, प्रवेश नहीं कर पाता है, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति पर सुवेरिन जमा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जब अचार वगैरह बनाए जाते थे, शीशियों में कोई भी तरल पदार्थ रखा जाता था, तो उन पर क्या लगे होते थे, कार्क के ढक्कन। तो वो बाहरी वातावरण की नमी अंदर तक नहीं पहुंच पाती थी। और ये कागजन, काग और काग मिलकर क्या बना रहे हैं, परिचर्म, फैलोडर्म, फैलोजन, ये सब मिलकर बनाते हैं अब परिचर। अब कार्केम्बियम की क्रियाशीलता के कारण कार्टेक्स की बाहरी परत बाह्य त्वचा पर जब दबाव पड़ता है तो ये परतें कैसी हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं। और क्रियाशील कार्केम्बियम के बाहर की ओर जितनी भी मृत कोशिकाएं हैं वे छाल वल्क बनाते। छाल वल्क क्या है, कैम्बियम वाहिका से निकले हुए बाहर की तरफ निकले हुए ऊतक, जो द्वितीयक फ्लोएम में भी शामिल हो सकते हैं। और जब मौसम प्रारंभ होता है, छाल बनती है, तो उसे प्रारंभी या कोमल छाल कहते हैं। लेकिन जब अंत में कठोर हो जाती है छाल तो इसे पश्च कठोर छाल कहते हैं। कुछ क्षेत्रों में कागजन कार्क कोशिकाओं की बजाय बाहर की तरफ कैसे होते हैं, पेरेनकाइमेटस सेल्स बनाती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, ये जो पेरेनकाइमेटस सेल्स एपिडर्मिस पर फट जाती है, लेंस के आकार के छिद्र बनाती, तो यही कहलाती है लेंटिसेल, या क्या कहेंगे अपन इसे, बातरंध। अब आप देखेंगे ये बातरंध के द्वारा तने के भीतरी ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये जो बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष दिख रहे हैं ना, इनमें ये लेंटिसेल बातरंध बनता है। अब बच्चों हम रूट में सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे। मोनोकाट रूट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, लेकिन कुछ विशेष पौधों में हो भी सकती है, यूक्का ड्रेसिना वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, यहाँ हम द्वितीयक जो वृद्धि देख रहे हैं वो हम किस में देख रहे हैं, द्विबीजपत्री जड़ में। किस में देख रहे हैं द्वितीयक वृद्धि, द्विबीजपत्री जड़ में। तो द्विबीजपत्री जड़ में जो संवहन कैम्बियम का है, वो जहाँ से ओरिजिन है वही इसका क्या कहलाता है, द्वितीयक कहलाता है। तो फ्लोयम बंडल के नीचे और पेरीसाइकिल ऊतक के कुछ भाग प्रोटोजाइलम के ऊपर स्थित ऊतकों से उत्पन्न होता है। ये कैसा है, अखंड है, लहरदार है, छल्ला बनाता है और बाद में वृत्ताकार बन जाता है। इसके आगे की घटनाएं द्विबीजपत्री तने की तरह ही होती हैं, जो ऊपर बताई जा चुकी हैं। जिम्नोस्पर्म की मूल तथा तने में भी द्वितीयक वृद्धि होती है। एक बीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती।